चैप्टर डिसोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है 24th क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइड पे लिख लेते हैं सारी, या गिवन लिख के आप फर्स्ट पेज पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो करें इसको रीड करो। ABC were partners sharing profits and losses in ratio 2:1. हाँ जी, एबीसी पार्टनर से कौन सी रेशियो में काम कर रहे थे? 2:1। इसमें एक ही रेशियो होती है, ओल्ड न्यू नहीं होता, ठीक है ना। आगे Their balance sheet was as at 35. अब ये लास्ट बैलेंस शीट है, क्योंकि इसके बाद बिजनेस क्या हो जाएगा? खत्म। अब नीचे आओ, ऑन द अबव डेट। On the above date, they dissolved the firm and following accounts were realized. उन्होंने फर्म बंद की, फॉलोइंग अमाउंट्स ये पैसे मिले, जैसे बता दिया फिक्स एसेट्स के, स्टॉक के, डेटर के, कितने पैसे दिए, एक्सपेंसेस कितने हुए, एंट्रीज मांगी है आपसे। क्या मांगी है? तो ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि एंट्रीज होनी गिन के 7-8, 6 से 10 एंट्रीज होनी है। 6 नंबर में आ सकता है या 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब जितनी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था? पहले क्या करनी है? एडजस्टमेंट्स, बाद में क्या करनी है? बैलेंस शीट। यही बोला था मैंने। इसमें उल्टा है, इसमें पहले किसको करना है? बैलेंस शीट, यानी हम बैलेंस शीट की एक साइड पढ़ेंगे, उसको करना शुरू करेंगे, उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ठीक है। वो स्टार्ट करते हैं, पहले एसेट साइड को बोलो। एसेट साइड पे क्या क्या दिया हुआ है? कैश, डेटर्स, स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दिया होगा तो भी कंसीडर करना है, ठीक है ना। सब कुछ कंसीडर करना है, कैश को नहीं कंसीडर करना, क्योंकि कैश का अकाउंट अलग बनता है। तो मैंने आपको क्या बोला था? डिसोल्यूशन में सारे एसेट्स कहां ट्रांसफर होंगे? तो एक ही कंबाइंड एंट्री कर देंगे। क्या लिखेंगे? बोला दे, रियलाइजेशन मांगा है उन्होंने, मांगा है क्वेश्चन में। जब मांगा होगा तब करेंगे ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सारे एसेट्स का नाम लिखेंगे। इसकी जो नेट वैल्यू भी तो निकाल देंगे, तो रिवैल्यूएशन निकालते निकाल लेंगे, बारी बारी करते हैं, जल्दी किस बात की है, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, चलो करते हैं स्टार्ट। कौन कौन से एसेट्स है? पहला एसेट करण, Cash at bank. कैश को नहीं डालेंगे, मैंने आपको बोला क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका अकाउंट अलग बनता है। कैश तो ना बिकेगा, जो जो चीजें बिकेंगी है कोई लेके जाएगा और डालेंगे। अगला एसेट Stock. स्टॉक, कितनी वैल्यू है स्टॉक की? 3 lakh. 3 लाख। Fixed assets. 7 lakh 10,000. फिक्स्ड एसेट्स 7,10,000। उसके बाद Debtors आएंगे. हाँ डेटर्स आएंगे। एसेट है कितने के? 1,95,000. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेटर्स, ग्रॉस डेटर्स लिखने हैं। ग्रॉस मतलब प्रोविजन के अलावा। हम प्रोविजन अपने लिए बनाते हैं कि लोगों के लिए बनाते हैं? कि अगर पैसे नहीं मिले तो हमें वो थोड़ा सा लॉस कम हो जाए। बट प्रोविजन इज एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी, तो उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रॉस वैल्यू 1,95,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। कितना टोटल आया इसका? 12,05,000। चलो अब लायबिलिटीज को शुरू करते हैं। लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट को छोड़ के कौन सी लायबिलिटी है? तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट। और कोई लायबिलिटी है? प्रोविजन। कौन सी लायबिलिटी है? अगर समझ आया ना प्रोविजन को डाला, क्योंकि वो लायबिलिटी है हमारी, उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन। ये दो एंट्रीज तो मुझे नहीं लगता किसी की गलत होनी चाहिए। एसेट्स को क्रेडिट करना है क्योंकि उनका अकाउंट क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। लायबिलिटीज को डेबिट करना है क्योंकि एसेट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होता है, लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती है। हम उनको क्लोज कर रहे हैं। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। कितनी वैल्यू क्रेडिटर्स की बेटा? 2 लाख। और प्रोविजन कितना था? 10,000? 5,000। 2,05,000।
अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे। अब हम एडजस्टमेंट को शुरू करेंगे। कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है कि नहीं करना? वैसे डिसोल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं कि नहीं करते? कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको ट्रांसफर नहीं किया। जिस जिसका अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है उसके बैलेंस रियलाइजेशन में, इसका मतलब लोन के, कैपिटल के, करंट के और कैश के, इनके अकाउंट्स के बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट रीड करें एक बार। कौन कौन से एसेट कितने कितने के बेचे? अब इन सब के पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट है क्वेश्चन है कि बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट। तो पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सबका नाम लिखा जाएगा या रियलाइजेशन लिखा जाएगा? रियलाइजेशन, क्योंकि सब कुछ कहां जा चुका है। थिंक ऑफ दिस एज अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी करना है वैसे, हमने सारे एसेट्स यहाँ पे लिख दिए, तो इसके जो भी पैसे मिले वो यहाँ लिख दिए डायरेक्ट। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बस खत्म हो नहीं बेटा, अभी रुक तो जा। Being assets realized, हाँ जी, कितने क्या क्या एसेट्स है उनकी टोटल करके वैल्यू डाल देंगे। फिक्स एसेट मैं यहाँ पे टिक करता जाऊंगा, नॉन नॉन दिया है फिक्स एसेट, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद तीनों दे दिए। जिसको टिक नहीं लगा उसको खुद रियलाइज कर लो, यानी जिसकी सेल की इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी उसको खुद रियलाइज करना है। कौन सी वैल्यू पे करना है करमन? If any asset is not told as sold or taken over, किसी एसेट के बारे में नहीं बताया कि वो बिका है या पार्टनर ले गया, तो उसको क्या करते हैं? जो उसकी रियल वैल्यू पहले थी उसकी, जो उसकी पहले बुक वैल्यू दी है उसी पे बेचते हैं। ठीक है, वो भी हम डिटेल में जाएंगे, टेंजिबल में क्या होता है, इंटेंजिबल में क्या होता है, फिक्स फिक्टिशियस में क्या होता है। तो बताओ कितना टोटल आया? 11,49,000। चलो अब लायबिलिटीज के बारे में बताओ, क्या लिखा है? क्रेडिटर्स वर पेड 1,85,000 फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर्स को टिक कर दिया। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा पे किया है? 180। बीइंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ या बीइंग लायबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक है, डन। अब बेटा प्रोविजन के बारे में क्वेश्चन दिया है तो इसको क्या करेंगे सचिन? सर वैसे ही फिक्स वैल्यू पे रियलाइज कर लेंगे। रियलाइज कर, प्रोविजन किसको बेच सकता है तो बता। किसी को नहीं Provisional reserves are not meant for the purpose of sale, they are meant for the purpose of minimizing the losses. तो प्रोविजनल रिजर्व की कभी भी बैंक से एंट्री नहीं होगी। हम रियलाइजेशन में हमने बोला हमारे एसेट्स थे 12,05,000 के, हमने वो एसेट्स कितने के बेचे? 1149 के। हमने कहा हमारी लायबिलिटीज थी 2,05,000 की, हमने लायबिलिटी कितनी पे की? 180। उसका जो नेट बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आता था तो चेंज इन एसेट्स होता था। ये सेल और पे ऑफ के बाद जो पैसा बचा, देखो बेटा पैसे कम आए कि ज्यादा आए? ये पैसे कम दिए कि ज्यादा दिए? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अकेली इंडिविजुअल एसेट और इंडिविजुअल लायबिलिटी पे प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे, हम कलेक्टिवली सब पे प्रॉफिट लॉस एक निकालेंगे। जो कौन से अकाउंट में निकलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक कितने का बिका है? 3 लाख के लिए कितने का बिका है? यहाँ पे 339। तो स्टॉक महंगा बिका है कि सस्ता बिका है? तो उस पे तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिक्स एसेट्स देखो कितने के थे? 710 के कितने के बिके? तो उसमें नुकसान हुआ है। अकेला प्रॉफिट लॉस निकाल के अकेले पार्टनर के एंट्रीज करोगे, मल्टीपल एंट्रीज हो रहेगी, वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है, बट एक अकाउंट बना के उसमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। अब जब अकाउंट नहीं बना रहे तो कैसे निकलेगा? ठीक है, अब रियलाइजेशन को डेबिट को प्लस करो, कितना है? 12,05,000 एंड 1,85,000 185 और 12,05,000 प्लस करो, कितना बना? सर नीचे एक और लाइन लिखी है, एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन अमाउंट। इसको इंपॉर्टेंट है, जब हम बेच रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो खर्चा होगा, तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट है, क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन। पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? तो बैंकिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस।
कितने हैं बेटा? 90,000. 19. Yes. Being realization expenses paid off. ठीक है बेटा? अब इसका डेबिट क्रेडिट करके हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल करो 12,05,000 प्लस 1,85,000 प्लस 19,000 12 plus 1 13 1390 14,09,000 चेक करो एक बार 14,09,000 आया। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 14,50,000. 11 ये दो ही आया ना, ये दोनों ही आए ना बस। 14 लाख कैसे हो गया बेटा? 11 प्लस 2 कितना हुआ? 13 40 9 और 5 1354 बना है बेटा 1354। अब बेटा डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। पहली दो एंट्रीज में नेचर ऑफ रियल अकाउंट होती है, ये ट्रांसफर है, पर उसके बाद बैंक की सब एंट्रीज में कौन सी नेचर होती है? नॉमिनल की। पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं, तो इसका डिफरेंस निकालो। पहला चेक करो 55 बेटा कैलकुलेट कर, तू कैलकुलेट करके 55 आ गया 55,000। तो इसका मतलब 55,000 कम आए तो फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस को किस में बांटेंगे? ओल्ड वन ओल्ड न्यू कौन सा यहाँ पे है? जो भी पार्ट पार्टनर्स में। यहाँ ओल्ड न्यू नहीं होगा, पार्टनर्स में बांटेंगे कौन से रेशियो में? पीएसआर में। कोई गेनिंग सेक्रेटरी नहीं, कुछ नहीं करना उसको। रिटर्न में एक तरह से आपका लॉस 5,000 कम कर दिया, नहीं तो लॉस 60,000 आना था। रिजर्व ऑफ रिटर्न ऑटोमेटिकली आपका लॉस क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना है इसका अमाउंट? 55,000। इसको 5 से डिवाइड किया 11,000, 2 से मल्टीप्लाई किया 22,000। मैंने क्यों जानबूझ के जनरल एंट्रीज पहले करवाई है? क्योंकि जनरल एंट्रीज इजी लगनी चाहिए। काउंट तो बहुत ही इजी है, काउंट तो 3-4 क्वेश्चन में सेटल हो जाएगा, पर जनरल एंट्रीज आती है पेपर में ज्यादातर। ठीक है, चलो। बीइंग लॉस शेयर्ड इन पार्ट या ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कुछ भी लिख सकते हो। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या खत्म हो गया? नहीं। पार्टनरशिप में हमने जब फर्म बंद की, ये तो निकाल लिया कि एसेट लायबिलिटी बेच के फायदा नुकसान कितना हुआ। अब दूसरी चीज क्या निकाली जाएगी कि फर्म बंद होने के दिन किस पार्टनर को पैसे देने हैं, किस पार्टनर से पैसे लेने हैं। अब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट देखेंगे। वैसे नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बनाते, उसमें प्रॉफिट लॉस निकालते। जो नॉर्मली क्लोजिंग बैलेंस आता है वो यहाँ पे सेटलमेंट वैल्यू आती। क्या आती? तो हमने यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट निकाल ली। क्या निकाल ली? फाइनल सेटलमेंट। इस क्वेश्चन में बहुत इजी है। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस देखो कितना कितना है। जैसे पहले पर्सन का देखते हैं, कितना बैलेंस है? 750। क्या कोई भी रिजर्व या कोई और चीज हमने डाली है? कोई एंट्री की नहीं है, तो 750 है। उसको लॉस कितना हुआ? 22। कितना हुआ? तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट बंद होगा। ए कैपिटल अकाउंट कितने पैसे मिलेंगे इसको? 7। बी को पैसे देने हैं, सी को देने हैं। बी का कितनी कैपिटल है बेटा? 3 लाख में से कितना उसको लॉस हुआ? 22। तो कितना आ गया? 20 माइनस किया 280, 2000 माइनस किया 278। ठीक है। सी का कितना है? 250। 250 में से 11 का कितना आया? 2। उनको पैसे कहाँ से देंगे? बैंक। आपको बैंक में पैसा कहाँ से आएगी? पैसा आया तो है बैंक, बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी है। अब बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा लास्ट में, वो करेंगे हम बड़े क्वेश्चन में। ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। अब इसका इजी तरीका बताता हूँ। कैपिटल का टोटल कितना था? 13 लाख। लॉस कितना माइनस किया? तो 12,45,000 सीधा लिख दो। थोड़ा स्मार्टली यूज किया करो ना दिमाग को। जो जो टोटल दिए टोटल्स को वहां से यूज किया करो। कितना बड़ा प्लस नहीं था, मैं बता रहा हूँ जो करना था उससे इजी हो गया ना।
अब वो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं टाइम 10 सेकंड भी हर क्वेश्चन में बचाते हो तो 15 मिनट बच जाएंगे, पेपर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंट्रीज। कौन सा क्वेश्चन था? जर्नल एंट्रीज का